तो चलिए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ओम शिव मंत्र से। सब लोग चाहे तो आंखें बंद कर लें। ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जैसे कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है या सरस्वती प्रार्थना वंदना से या गणेश वंदना या कोई और वंदना गीत से होती है, तो मैं भारती जी पगारे को आमंत्रित कर रही हूँ वंदना गीत के लिए। भारती जी से तो सभी परिचित है, कम से कम यहाँ हम लोग जो है वो तो सब जानते ही हैं, समाज में बहुत एक्टिव है और बड़ौदा से है। तो अब भारती जी अपनी वंदना सुनाए। धन्यवाद दीदी। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला गड़बड़ है, मैं कोशिश करती हूँ आप लोग प्रार्थना गाने की। नहीं तो ये एक प्रश्न भी हम स्वाति जी से पूछ सकते हैं। की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति दे, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे सत्य कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, मधुर प्रस्तुति थी। धन्यवाद। हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षा है श्रीमती ज्योति जी पाराशर को आमंत्रित करती हूँ। ज्योति दीदी का छोटा सा परिचय। अब उज्जैन नारमदीय इकाई में पूर्व महिला अध्यक्ष और वर्तमान में उज्जैन इकाई में ही संरक्षक के पद पर है। आपका मायका जिनवाणिया का है और ससुराल जो है पलासनेर के पाराशर परिवार से है। आप बहुत अच्छी लेखिका भी है और जैसा कि इनका परिचय प्राप्त किया, ये पाक कला में भी बहुत निपुण है। बहुत स्वादिष्ट पूरन पोली बनाती है और इन्होंने हम सबको आमंत्रित भी किया है। तो देखिए, जब भी कभी मौका मिलेगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपके हाथ की स्वादिष्ट पूरन पोली खाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब इसके बाद में कार्यक्रम के जो आज प्रमुख वक्ता जो है स्वाति जी, डॉक्टर स्वाति जी बर्वे को आमंत्रित करती हूँ। इनका भी छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आपने इंदौर से बीएमएस और पुणे से पंचकर्म विषय में एमडी किया है। आपको चिकित्सा क्षेत्र का 7 वर्ष का अनुभव है तथा पुणे, मुंबई, नासिक इत्यादि जगह पर भी ये कार्यरत रही है। वर्तमान में इनका क्लिनिक है बड़ौदा में, जहां पर
ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करती है। यदि जो बहनें इस कार्यक्रम के बाद भी इनसे कंसल्ट करना चाहती है तो इनसे संपर्क कर सकती है, उसके डिटेल्स बाद में मैं दे दूंगी। और हमें बहुत गर्व है कि इस छोटी सी उम्र में इन्होंने काफी उपलब्धियां प्राप्त की है और उसी का कुछ लाभ हम आज के कार्यक्रम में ले रहे हैं। तो स्वाति जी का भी स्वागत है। और अब मैं हमारी सरिता दीदी, अखिल भारतीय नारवलीय ब्राह्मण महासभा महिला अध्यक्ष सरिता दीदी का भी आपको भी आमंत्रित कर रही हूँ। सरिता दीदी से तो सभी लोग परिचित हैं, फिर भी उनका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इनका स्वभाव सरल, सौम्य, कर्मठ, हर क्षेत्र में हमारी मदद करने के लिए सदा ही तत्पर रहती है। बस यही इनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। मीठा सा परिचय है ये। आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ ताकि आप अतिथियों का स्वागत करें। अब सुरीता दीदी बोलेंगे। नर्मदे हर ऑनलाइन के हमारे इस अनोखे जो शुरुआत की गई उसमें हर गुरुवार, पहले हम हर शुक्रवार लेते थे, अब हर गुरुवार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आज हम वापस अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। जो आयुर्वेद हमारा सबसे पुराना इलाज का तरीका और सबसे कहना चाहिए सबसे समृद्ध तरीका है। तो और इसके लिए मुझे इतना हर्ष हो रहा है सामने स्वाति जी को देखकर। जब मैंने स्क्रीन खोला तो स्वाति जी दिखी थी, तो मैंने सोचा किसी ने ज्वाइन किया है। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि आप मुख्य वक्ता होंगी, उम्र में इतनी कम और इतना अच्छा आपकी उपलब्धियां आप बताई दीदी ने अभी। तो मैं आपका बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबसे पहले और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उसी के साथ आपका स्वागत करती हूँ कि आज आपके उद्बोधन से हमारा समाज और हमारे सब लोग लाभान्वित होंगे। साथ में हम दोनों योग टीचर्स को नमन करते हैं, दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूक कर रही हैं। जागरूक करने के अलावा आप उनकी मदद भी कर रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का ये अगला पहल जो अनूठा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी को और ललिता जी को, दोनों को करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ कि इसको ध्यान से सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। और बल्कि मुझे लगता है कि और लोगों को भी अपने, जब ये YouTube पे डल जाएगा तो आप सबको शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी लाभ मिले। और उज्जैन से ज्योति जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप हमेशा हमारे साथ में हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ तरीके से जुड़े रहते हैं। आज आपको अध्यक्ष के रूप में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत है जी। अब हम कार्यक्रम को आगे स्वाति जी के हवाले अपना वक्तव्य शुरू करें। सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय भी दे सकती है, कहाँ से है, पारिवारिक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता सकती है ताकि सब लोग और ज्यादा समझ पाएंगे। जी, नर्मदे हर सभी को। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अपना परिचय शुरू करती हूँ। मैं वैद्या स्वाति कानूनगो बर्वे बड़ौदा गुजरात में प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसे आयुर्वेद का आधार स्तंभ वात पित्त कफ होते हैं, उसी प्रकार हमारे आधार स्तंभ हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो मैं अपना परिचय उधर से शुरू करती हूँ कि मेरे पापा श्रीमान कैलाश चंद्र कानूनगो बाकानूर में रहते हैं और वो ग्रामीण विकास विभाग से रिटायर हो चुके हैं। और मेरी माता श्रीमती वंदना कानूनगो होम मेकर है और अच्छी कविताएं और कवाड़े लिखती हैं। मेरी दोनों छोटी बहनें हैं और दोनों आईटी में हैं और दोनों ब्रदर इन लॉ भी आईटी में हैं। और मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी स्वर्गीय कैलाश बर्वे जी पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मेरी सासू माँ श्रीमती मंजुला बर्वे एक होम मेकर है। मेरी एक ननंद है जो डेंटिस्ट है और ब्रदर इन लॉ एमपीटी है। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित बर्वे पारुल यूनिवर्सिटी में सीएस डिपार्टमेंट में एचओडी है। और मेरी एक छोटी बेटी है 7 साल की, आद्या बर्वे, 2nd स्टैंडर्ड में है।
आज का जो हमारा विषय है आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे, तो मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगी कि जानकारी आजकल हमारे पास बहुत साइट से आती है, जैसे व्हाट्सएप पे आएगी, फेसबुक पे आएगी, तो कई बार सही भी रहती है और कई बार फेक भी रहती है। तो कोई भी चीज अपनाने से पहले हमको थोड़ा सत्यापित कर लेना चाहिए कि ये नुस्खा हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सही है क्या। क्योंकि कुछ चीजें सही भी होती है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जिसको हम दादी नानी के नुस्खे बोलते हैं, और वो बहुत कुछ सही होता है। जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि रोते हैं, तो हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि शायद उनका पेट दुख रहा होगा, तो हम हींग में पानी में हींग घोल के उनका लेप करते हैं। तो वो एक घरेलू नुस्खा भी हो गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, और उससे हमको रिजल्ट भी मिलता है क्योंकि वो सही होता है। तो थोड़ा यही है। तो आज का जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से ही मैं हर एक डिसीज का बताने का कोशिश करूंगी कि क्या हम घर पे कर सकते हैं। एक मेडिसिन वाला पार्ट आता है, वो एक अलग चीज है कि यदि कोई आपकी डिसीज मतलब इतना शुरुआती स्टेज पे नहीं है, तो हमें शायद मेडिसिन की हेल्प लेके ही उस व्याधि को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो हम कुछ घरेलू चीजों को करके उस चीज को रोक सकते हैं, बढ़ने से रोका जा सकता है, या कुछ हद तक उस पर नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में आहार होता है, विहार होता है और औषध होता है, 3 चीजें होती है। तो औषध का पार्ट तो क्या चिकित्सक की सलाह अनुसार ही करना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट है कि क्या हम ऐसा कुछ एक्टिविटी घर पे करें, या क्या हमारे पास खुद के पास ऐसा मसालों में या ऐसे क्या मेडिसिन होती है कि उस डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा ना बढ़ने पाए, या मेडिसिन के साथ साथ भी हम वो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपका ध्यान उस तरफ करूंगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है मलावरोध, यानी पेट ठीक से साफ ना होना। और ये हम देखते हैं कि बहुत हमारा ये पर्टिकुलर सबको ही कभी न कभी ट्रैवलिंग करने की वजह से या कुछ भी रीजन, वृद्धावस्था की वजह से या जो भी हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हम घर में क्या कर सकते हैं? तो पहला तो ये है कि पेट साफ न होना या मलावरोध होना, या तो हमारी पाचक अग्नि बहुत मंद पड़ गई है, तो हमारा खाना जो हमारा डाइजेशन जो होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा बताया गया है कि भोजनाद्रे सदा पथ्यम लवण आद्रकम संयुक्तम, यानी भोजन के आगे, यानी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके सेंधा नमक में थोड़ा डाल के आप जीभ पे उसको चाटन कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा लेंगे तो अंदर लेके चबा भी सकते हैं। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय ये है कि जिनको बहुत ज्यादा मोशन करने में थोड़ा हार्ड स्टूल रहता है या बहुत ज्यादा जोर लगा के करना पड़ता है, वो खाना खाने के पहले 1 चम्मच गाय का घी लेके उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के, सेंधा नमक एक्चुअली आयुर्वेद में औषधि का हमारा पार्ट है और वो हमारे घर पे भी मौजूद रहता है। तो 1 चम्मच घी लेके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के वो हम पूरा चम्मच खा सकते हैं, उसके बाद खाना खाएं। अभी मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। हमको बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल केवल तेल खाने से, तेल यदि हम ऐसा कुछ खाते हैं तो ही, तला गुला भोजन करते हैं तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। घी बल्कि हमारे दैनिक जीवन में हम वर्षों से खाते आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से घी का यूज करते थे। अभी तो हमने और कम कर दिया है, ये सब भ्रांति की वजह से। एक अगला उपाय ये है कि आप गर्म दूध में 1 चम्मच घी डाल के भी ले सकते हैं रात को, या जो लोग दूध नहीं पीते तो वो कुनकुने पानी में भी घी डाल के ले सकते हैं। दूसरा, हमारे घर में एक औषध रहता है कैस्टर ऑयल, एरंड तेल, बहुत ही उपयोगी होता है। हम उसको थोड़ा गर्म करके उसके कुछ बूंदे नाभि के ऊपर भी डाल सकते हैं, और उसको गर्म पानी के साथ रात में ले भी सकते हैं। वीक में 1 बार, 1 या 2 बार, या जितने भी हमको जरूरत हो उस हिसाब से लेंगे तो उससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है, गैस भी अच्छे से निकलता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। दूसरा पॉइंट में आती हूँ, गैस की समस्या रहती है
कि गैस, पेट फूल जाता है, पेट में भारीपन लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल उपाय है जो हम ऑलरेडी आप लोग सब करते भी होंगे कि अजवाइन हम खाते हैं। अजवाइन आधा चम्मच लेके गर्म पानी से आप 2 बार ले सकते हैं, या अजवाइन का चूर्ण है तो भी आप 2 बार उसको आधा चम्मच चूर्ण लेके गर्म पानी से आप सुबह शाम लेंगे ना, तो ये पेट का भारीपन भी कम होगा। और वातानुलोमन, जो एक आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि नीचे से वात का निकलना, वो प्रॉपर, वो सही तरीका है। यदि ऊपर से डकार आ रही है तो वो सही तरीका नहीं है, इसीलिए ये भी बहुत अच्छे से होता है। दूसरा हींग, हींग भी हमको सबको पता है कि वात का अनुलोमन करता है, वात को अच्छे से निकालता है। तो आधा चम्मच घी लेंगे, उसको पानी के साथ पेस्ट बना के नाभि को छोड़ के आसपास उसका पूरा लेप कर दीजिए, उसको थोड़ा सूखने तक रखिए, और जैसे ही सूखने लगे उसको थोड़ा गीला करके आप निकाल दीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, जो तुरंत, कई बार हमारे पास मेडिसिन ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास रहता है तिल का तेल, जो हमारे घर पे सबके यहाँ होता ही है। उसको थोड़ा गर्म करिए, उसमें सेंधा नमक डालिए, और उससे 5-10 मिनट पेट की जगह पे आप मसाज कर लीजिए। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है गैस से निजात पाने के लिए। अगला पॉइंट आता है एसिडिटी। एसिडिटी में हमको क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सिर दर्द होता है, कई लोगों को चेस्ट में जलन होता है, पेट में जलन होता है, गले में जलन होगा, या वॉमिटिंग सेंसेशन भी होगा। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आयुर्वेद में उसको हीम कल्पना बोलते हैं हम लोग। 1 कप आप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, रात को धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा, वो उस कटोरी में या कप में डाल दीजिए। एक मिश्री का टुकड़ा लीजिए, यदि डायबिटीज है तो वो मिश्री अवॉइड कर लीजिए आप, और रात भर उसको गला रहने दीजिए, सुबह छान के उसको पीजिए सुबह। तो इससे क्या होगा, एक तो एसिडिटी कम होगा, प्लस अभी जो गर्मी चल रही है, तो जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर की उष्णता नॉर्मली बढ़ी रहती है, क्योंकि वातावरण में भी ऐसा है। तो वातावरण से हमारा जो बॉडी है वो वातावरण से अलग नहीं है, जो प्रकृति में होगा वो सब हमारी बॉडी में भी होता है। यदि बाहर उष्णता बढ़ी है तो हमारे शरीर में भी उष्णता बढ़ेगी। या कुछ लोग स्पेशल होते हैं जिनकी प्रकृति पित्त है, तो उनको ये लक्षण बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो वो ये उपयोग करेंगे तो उनको एसिडिटी भी कम हो जाएगा। और गर्मी के समय में जिनको बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप गला नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप ऑफिस भी जाते हैं या तो कोई जॉब के लिए जाता है, तो 1 लीटर बॉटल में यही पूरा मिश्रण, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आप मिला के अच्छे से रख लीजिए, और वो पानी आप दिन भर पीजिए। तीसरा है उपाय गुलकंद। गुलकंद बहुत अच्छा मेडिसिन बोलेंगे, या 1 चम्मच आप सुबह ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, आप दूध के साथ ले सकते हैं, उससे भी शरीर की उष्णता कम हो जाती है। और जिनको गर्मी के सिम्टम बहुत ज्यादा दिखते हैं उनके लिए गुलकंद एकदम अमृत के समान है, और बहुत अच्छे से वो एसिडिटी को कम करता है, प्लस शरीर की उष्णता को भी कम करता है। दूसरा है अनार। अनार के दाने पित्त को बहुत अच्छे से कम करते हैं। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, यदि वो अनार खाना शुरू करेंगे तो भी उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी। बाकी मेडिसिनल पार्ट तो काफी कुछ होता है, और वो थोड़ा चिकित्सक के, कोई नजदीक आपका चिकित्सक हो उससे सलाह लीजिए, या जिनको आप जानते हो उनसे सलाह लेके ही थोड़ा करना चाहिए। लेकिन ये एक बेसिक है, इससे हम कोई भी गर्मी को कम कर सकते हैं। गर्मी, शरीर की जो गर्मी बढ़ी हुई रहती है उसको हम कम कर सकते हैं। अगला है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में पाइल्स आता है। तो पाइल्स का जिनको प्रॉब्लम है उनको भी अधिकतर यही देखने में आता है कि वो, उनको मोशन क्लियर नहीं रहता, तो वो बहुत जोर लगा के करते हैं, तो वहां की मसल थोड़ा वीक पड़ जाती है, वीक हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है कि गर्म पानी का आप टब लीजिए और उसमें आप थोड़ी देर बैठिए, तो उससे क्या होगा, वहां की मसल्स रिलैक्स होगी, कुछ स्वेलिंग वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाएगी। बाकी सूरन की सब्जी खाने के लिए हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, जिमीकंद आता है, वो सब्जी आप खा सकते हैं। बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बैठना आप अवॉइड कर सकते हैं पाइल्स के लिए, बहुत ज्यादा एक जगह पे मत बैठिए। और आपका सीट यदि बहुत कड़क है या रेक्सिन का है तो उस पे कोई कपड़ा बिछा के आप बैठिए, क्योंकि क्या होता है कई बार वो रेक्सिन की गर्मी हमारे गुदमार्ग के उस पर हीट बढ़ा देती है और पाइल्स का प्रॉब्लम होता है।
और एक बात ये भी है कि आप चिकित्सक से थोड़ा सलाह करके थोड़ा पता करिए कि वो पाइल्स है, फिशर है कि फिस्टुला है, क्योंकि वो तीनों के सिम्टम एक जैसे होते हैं। तीनों में दर्द थोड़ा होगा, जलन होगा थोड़ा, तो वो थोड़ा हमको क्लियर करना चाहिए कि हमको क्या है। दूसरा मैं थोड़ा लेडीज का जो मेन प्रॉब्लम रहता है हेयर, क्योंकि हेयर क्या है, हमारा ब्यूटी का एक पार्ट रहता है। हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे बाल अच्छे रहे, तो उसके लिए हमको कुछ बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गीले बालों में आप कभी कॉम्ब मत करिए, गीले बालों में कंघी मत करिए, गीले बालों में आप कभी बांधिए मत, उनको खुला रख के थोड़ा सूखने दीजिए। और गीले बालों से आप कहीं जाइए मत, ट्रैवलिंग मत करिए गाड़ी वगैरह पे, क्योंकि उससे भी क्या हो जाता है, बाल गीले रहते हैं, धूल वगैरह चिपकता है, तो भी डैंड्रफ, हेयर फॉल ऐसा हमको देखने को मिलता है। दूसरा हम हेयर फॉल के लिए क्या कर सकते हैं कि मसाज, ऑयल मसाज। मेरा एक्चुअली पहले भी लेक्चर हुआ था जिसमें दिनचर्या के बारे में मैंने बताया था और प्रकृति के अकॉर्डिंग भी बताया था। तो हम जो हेयर ऑयल हमने जो लगाना बंद किया है उसकी वजह से ही हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। तो वीक में 1 या 2 बार आप अच्छे से जड़ों पे मसाज करिए। दूसरा हेयर, हम लोग अस्थि धातु का मल मानते हैं, अस्थि धातु का, इसीलिए काला तिल आप आधा चम्मच चबा चबा के खाएंगे तो उससे भी हेयर फॉल में हमको थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरा, बालों को बहुत ज्यादा गर्म पानी से मत धोइए, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी मत धोइए। बालों को धोने के लिए थोड़ा कुनकुना पानी आप ले सकते हैं, तो उससे आपके बालों को थोड़ा ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा एक उपाय है नस्य कर्म, यानी कि हम हमारे इसमें पंचकर्म में एक कर्म माना जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं, नाक में, ये दिनचर्या के पार्ट में भी मैंने लिया था कि नाक में कोई भी ऑयल डालना, तो उससे हमारे ऊपर का ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर की जो भी पार्ट है, जो भी कुछ समस्या है, उससे बहुत हद तक हमको आराम मिलता है। तो हेयर भी ऊर्ध्व जत्रुगत पार्ट है। तो यदि हम नस्य लेते हैं, गाय का घी का ले लीजिए, यष्टि मधु तेल का, आंवलकी तेल का, या शीरबला तेल का, ऐसे 2-2 ड्रॉप यदि रोज रात को हम जैसे बेड पे लेटे हैं और थोड़ा सा हमारा गर्दन झुका के हमने 2-2 ड्रॉप डाल लिया रोज, ये एक रोज का कर्म होना चाहिए, तो उससे भी बालों को बहुत पोषण मिलता है। और उसके अलावा रूसी, जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ के प्रॉब्लम में भी यही है कि हमको कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे नीम तेल, हमको नीम के बारे में पता है, तो नीम तेल से आप जड़ों पे मालिश कर सकते हैं वीक में 1 या 2 बार। ऐसे ही एक करंज तेल आता है, उसका भी आप मसाज कर सकते हैं हेयर रूट पे, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और नीम का काढ़ा, जैसे कुछ काढ़ा बनाने का एक प्रोसीजर ये है कि हमको जैसे 1 लीटर पानी यदि हमने लिया है तो और उसमें कुछ नीम की पत्तियां हमने डाल दी है, तो 1/4 हमको रखना है। गैस को एकदम सीम पे करके हमको इतना उबालना है कि 1 लीटर का 1/4 हो जाए, तब वो काढ़ा माना जाएगा। तो वो काढ़े से यदि हम बाल धोते हैं तो डैंड्रफ की समस्या हमारी कम हो सकती है। दूसरा, बहुत नोन है मेडिसिन, क्योंकि आजकल आयुर्वेद में सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को पता भी होती है। जैसे भृंगराज तेल, वो भी हम मसाज के लिए यूज कर सकते हैं, या भृंगराज चूर्ण का पानी में पेस्ट बना के हेयर मास्क, यदि हम पार्लर जाते हैं तो पार्लर में वो लोग हेयर मास्क लगाते हैं, तो वो मास्क हम घर पे भी लगा सकते हैं। जैसे भृंगराज चूर्ण आपने 2-4 चम्मच लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, उसका पेस्ट बनाया, और वो हेयर की रूट पे अच्छे से हमने मास्क बना दिया हेयर का, तो और बाद में हमने धो लिया उसको, थोड़ा सूखने पर 1 घंटा या 2 घंटा रखने के बाद हमने धो लिया, तो उससे भी डैंड्रफ बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। दूसरा, हम कर्ड हम यूज करते ही हैं, आप लोग बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, उसमें आप त्रिफला चूर्ण मिला दीजिए, उसका पेस्ट बना के, और उसको आप लगा लीजिए बालों में, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। और नींबू जो हम लगाते हैं, तो नींबू के पानी से आप बाल्टी में जिस पानी से आप बाल धोने वाले उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए और उस पानी से आप बाल धो लीजिए, तो ये भी आपको डैंड्रफ को कम करने में हमको हेल्प मिलेगी। अगला है छोटे बच्चों का, हम जैसे देखते हैं बहुत सर्दी उनको बार बार होता है, कफ वगैरह बहुत होता है छोटे बच्चों को, तो उसका एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा मीठी चीजें यदि वो ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या कुछ भी ठंडी चीजें, पेरेंट्स के साथ कुछ भी ठंडा पीते हैं वो, तो उनको ये चीजें हम देखने का, और दूध भी,
दूध भी बहुत ज्यादा यदि बच्चे पीते हैं तो उनको कफ हो जाता है, तो हमको थोड़ा देखना चाहिए। और कभी भी बच्चों का प्रकृति यदि कभी कफज हुआ, मान लो, मैंने प्रकृति के बारे में थोड़ा बताया था पिछले लेक्चर में कि बच्चों का प्रकृति यदि कफज हुआ और हमने बहुत ज्यादा उनको फ्रूट दे दिया, बहुत दे दिया, संतरा केला ऐसे दिन दिन भर खाते रहे, फिर फ्रूट का भी क्या है, एक लिमिट होना चाहिए कि आप एक कोई फ्रूट या एक दो फ्रूट दिन में आप खा रहे हो आफ्टरनून में। तो रात में हमारे आयुर्वेद में फ्रूट्स खाने के लिए बहुत नहीं बोलते हैं हम लोग, इसीलिए नहीं बोलते कि कफ बढ़ता है उससे। तो बच्चों को भी एकदम कफज प्रकृति है और आपने बहुत सारा फ्रूट दे दिया तो भी कफ बढ़ के बार बार सर्दी होती है। या बच्चे बहुत ज्यादा एसी में, डायरेक्ट एसी के एसी में सोते हो या बहुत ज्यादा फैन के नीचे डायरेक्ट सोते हो तो भी आप थोड़ा सा उनको ओढ़ के, या छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा स्वेटर वगैरह पहना के फिर आप सुला सकते हैं। और उनके लिए उपाय ये है कि हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी चूर्ण और चुटकी भर शुंठी, शुंठी हमारे शुंठी मतलब ड्राई अदरक, वो हमारे घर में होना ही चाहिए। दूध के कारण जिसको भी कफ होता है, यदि आप थोड़ा एक या दो चुटकी यदि शुंठी पाउडर डाल के उबाल लेंगे ना तो कभी भी ऐसा आपको कफ वाला प्रॉब्लम, दूध से जो कफ होता है वो नहीं मिलेगा। और बच्चों को हमको लवंग, काली मिर्च और दालचीनी, इसका मैं युक्ति पूर्वक बोल रही हूँ, युक्ति पूर्वक उपयोग करना है क्योंकि ये सब चीजें गर्म होती है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनको यही यही दें, लेकिन आप जैसे चावल बनाते हैं तो उसमें एक आधा लवंग का आप छोंक लगा दीजिए, या आप कोई फ्रूट बच्चे को देते हैं तो काली मिर्च थोड़ा स्प्रिंकल कर लीजिए, तो उनको कफ का हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं बोलूंगी। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि जैसे हम लोग विक्स लगाते हैं चेस्ट में, बच्चों को विक्स या पीछे आप विक्स लगाते हैं, अच्छी बात है, वो भी थोड़ा कुछ तो उससे भी फायदा होता है। लेकिन सरसों का तेल यदि सेंधा लवण मिला के थोड़ा गर्म करके हमने सोते समय बच्चों के चेस्ट पे और बैक साइड यदि अच्छे से मसाज किया तो जो कफ जमा हुआ है चेस्ट में उसको पिघलने में बहुत आराम मिलता है। ये आप सब लोग कर सकते हैं बच्चों, हाँ बच्चों के लिए आप सब लोग कर सकते हैं और बड़ों को भी कर सकते हैं हम ये सब चीजें। दूसरा, बच्चों के लिए बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, वो रात में बिस्तर गीला करते हैं तो उसके दो टाइप होते हैं। एक तो प्राइमरी जो शुरू से कर रहे हैं बच्चे गीला, तो उसका यही है। और एक सेकेंडरी, यदि बीच में उन्होंने बंद कर दिया था फिर वापस से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्राइमरी का कॉज तो यही होता है कि यदि बहुत ज्यादा लिक्विड आप दिन डूबने के बाद बहुत लिक्विड कुछ खिला रहे हैं, मीठा बहुत ज्यादा खिला रहे हैं या कप चॉकलेट वगैरह कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हैं ना, या बच्चे कई बार जितना लगेगा उनको उतना तो पानी पिलाना है हमको, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं लोग, तो थोड़ा वो कम करना चाहिए। दूसरा, उनको आदत लगानी चाहिए कि वो सोने से पहले एक बार शू करके आ जाए। तो ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम, उससे काला तिल आप खिला सकते हो, उससे भी कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा सेकेंडरी जो होता है उसमें थोड़ा मानसिक रूप से कुछ बच्चों को डर रहता है, यदि मम्मी पापा से हो या फिर टीचर से हो या कोई रिसेंटली घर में कुछ डेथ हुआ हो, तो ऐसा कुछ मानसिक कारण आप ढूंढिए, काउंसलिंग कीजिए और उसके बाद आप ट्रीटमेंट कोई भी आयुर्वेदिक, आप आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इसका, लेकिन पहले आप बेसिक आप कोशिश करिए, यदि नहीं होता है तो कोई भी चिकित्सक से सलाह लेके ये हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला खांसी का मैं बताना चाहूंगी कि ड्राई कफ बहुत हो रहा है, अभी अभी भी बहुत चल रहा है और बहुत लंबा टाइम तक चलता रहता है और कई बार ठसका वाला होता है कफ की आवाज नहीं आएगा आपको, बस ठसका लगेगा आपको। तो वो ड्राई कफ कम करने के लिए शुंठी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग सब शुंठी अपने घर में होना ही चाहिए, हमारे घर में तो शुंठी उसका एक अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है कि आप शुंठी, गुड़ और घी, इसमें शुंठी का प्रमाण 1/4 रखिए और जैसे 1/4 चम्मच हमने शुंठी लिया, आधा आधा चम्मच गुड़ और घी लिया, उसकी गोलियां बना ली हमने और वो हमने दिन में 2-3 बार खा ली। और एक बहुत ही बेसिक चूर्ण आयुर्वेद में होता है सीतोपलादी चूर्ण, जो आप सब लोग अवेयरनेस होगी इस चूर्ण के प्रति। थोड़ा स्वीट होता है इसलिए डायबिटीज के लोगों को थोड़ा सलाह के अनुसार लेना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक बेसिक चूर्ण होता है। तो सीतोपलादी चूर्ण आपको कैसे लेना है, यदि ड्राई कफ है तो आप आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण और उसमें 1 चम्मच घी मिलाना है और आधा चम्मच शहद मिलाना है
कभी भी घी और शहद की मात्रा आप समान मत रखिए, क्योंकि ये समान मात्रा में विष के जैसे काम करते हैं। तो ड्राई कफ में आप यदि लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि नॉर्मल कफ है तो आप घी मत मिलाइए और शहद के साथ लीजिए, क्योंकि शहद कफ को कम करने में बहुत हेल्प करता है। शहद हमारे कोई भी चीज में शहद पानी में भी आप मिला के, गर्म पानी में मिला के लेंगे ना, तो भी आपको थोड़ा आराम लगेगा इसमें। और अगला पॉइंट मैं लूंगी कफ के लिए। हाँ, कफ एक्चुअली सर्दी का रीजन यही है, जैसे बसंत ऋतु है अभी, तो अभी हमारा कफ जो जमा हुआ कफ है वो थोड़ा सा गर्मी, सूर्य की गर्मी से निकल रहा है, बाहर निकलने को कर रहा है। यदि इस समय हमने कुछ भी ठंडा उसको हमने इन्वायरमेंट दिया तो एक नॉर्मल कफ निकलता है, वो अलग चीज है। यदि हमने कुछ ठंडी चीजें खा ली तो फिर वो खांसी में, सर्दी में इस रूप में हमको दिखता है। जैसे बसंत ऋतु है, यानी मार्च और अप्रैल का महीना है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा ज्यादा ठंडा चीजें मत खाइए। भले गर्मी है लेकिन थोड़ा कफ को अपने आप निकलने दीजिए। यदि हमने कुछ ठंडा आइसक्रीम वगैरह ज्यादा खा लिया है, ठंडा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, तो हमको कफ, सर्दी खांसी होगा इस टाइम पर। तो आप सीतोपलादी चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण भी थोड़ा बेसिक चूर्ण है आयुर्वेद का, तो वो आप थोड़ा प्रकृति के अनुसार ले सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण थोड़ा उष्ण होता है, इसलिए थोड़ा कम मात्रा में बहुत लेने के लिए बोलती हूँ। पर सीतोपलादी चूर्ण आप कोई भी प्रकृति के लोग और किसी भी एज का इंसान ये ले सकता है। दूसरा एक समस्या होती है हमको नींद ना आना। ये हम बहुत प्रॉब्लम हम देखने को भी हमको मिलता है। तो नींद ना आने के यही है, थोड़ा तो स्क्रीन टाइम हमको थोड़ा कम करना है, स्पेशली रात को। यदि आप लैपटॉप या मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो रात को थोड़ा कम करिए। ये कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का मन तो शांत रहता है, वो लोग सो जाएंगे, लेकिन जिनका मन थोड़ा सा चंचल हुआ तो उनका मन शांत होने में टाइम लगता है। और नींद तभी आती है जब हमारी सारी इंद्रियां शांत हो प्लस मन भी शांत हो। इसलिए और एक हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक ये है, ये ब्रह्मरंध्र है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ हम यदि कोई भी ऑयल का यूज करके थोड़ा मसाज करें, या पैरों के तलवों में गाय का घी का मसाज करें, या कोई भी तेल आपके पास हो तो उसका यदि मसाज करें तो नींद आने में बहुत हमको हेल्प मिलेगी। दूसरा, बेड पे जाने से पहले लंबी सांस लें, थोड़ी देर रोके और फिर श्वास बाहर निकालें। ऐसा यदि हम 5-10 बार करते हैं तो भी हमारा मन शांत होगा, हमारी सभी इंद्रियां शांत होगी और हमको नींद आने में हेल्प मिलेगी। नस्य कर्म में हर उसमें बोलती हूँ, नस्य कर्म मतलब नाक में तेल डालना। गाय का घी यदि हम नाक में डालते हैं, तेल डालना या घी डालना, तो गाय का घी यदि दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 ड्रॉप हम डालते हैं तो उसको भी नींद में बहुत हमको हेल्प मिलती है। और दूसरा, जायफल का चूर्ण। हमको पता है, हम बच्चों को भी थोड़ा जायफल घिस के देते हैं, एक राउंड लगा के ऐसा करते हैं, तो वो भी आप थोड़ा कम मात्रा में दूध के साथ लेंगे तो उसमें भी हमको नींद में हेल्प मिलता है, नींद आने में वो हेल्पफुल होगा। अगला पॉइंट है हमारा सिर दर्द। तो सिर दर्द एक्चुअली क्या है, अलग अलग टाइप रहते हैं। यदि हमने बहुत ज्यादा जागरण किया है, या कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत हमारे बोलने में आ गया है, या हम कहीं पर ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो हमारा सिर दर्द होता है। तो वो सिर दर्द में आपको सिर में हैवीनेस नहीं रहेगा, या उस समय आपको इंडाइजेशन का कोई सिम्टम नहीं मिलता है, तो हम उसको वातज मानते हैं। और उसमें हम गाय का घी दोनों नाक में यदि हम डालेंगे तो वातज टाइप का जो सिर दर्द है वो शांत होगा, उसमें हेल्प मिलेगी। दूसरा जो होता है पित्तज टाइप का, यानी एसिडिटी हो रही हो आपको और उस समय आपका जो सिर दर्द हो रहा है तो वो पित्तज टाइप का होगा। उसमें आप जायफल का चूर्ण पानी में मिक्स करके वो सिर पे लगा सकते हैं, तो वो शांत हो जाएगा, वो सिर दर्द में आपको आराम मिलेगा। तीसरा, कफज वाला, जिसमें हमको भारीपन लग रहा है, सर्दी खांसी बहुत हो रहा है, तो उसमें हमको शुंठी का चूर्ण लेकर उसको पानी में मिक्स करके और वो सिर पे लेप करना चाहिए। लेप का एक है, लेप कब तक करना है, जैसे आप कंफ्यूज यदि हो तो जब तक सूख जाए तब तक ही हमको रखना है। कोई भी लेप हमने चेहरे पे लगाओ या कहीं पे भी लगाओ, तो जब तक सूख जाए उसको हमको तब तक रखना है। और निकालने का भी तरीका यही है कि पानी थोड़ा आप करके थोड़ा गीला आप रुमाल से ऐसा आप निकालिए, ताकि हमारी स्किन को कुछ नुकसान ना हो। ऐसा आप कर सकते हैं।
अगला पॉइंट होता है शीत पित्त, अर्टिकेरिया, जो हम पित्ती निकल में बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में। तो उसमें सरसों का तेल से मालिश करिए प्रतिलोम दिशा में। जैसे ये अनुलोम दिशा हुई, ऐसे प्रतिलोम दिशा में भी हम करेंगे सरसों का तेल से मालिश। तो ऐसे को भी हम गर्मी के कारण जो भी शीत पित्त हो रहा है या खुजली हो रही है, तो उसमें हमको आराम मिलेगा। दूसरा, जिनको शीत पित्त का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा जंक फूड, इडली वगैरह ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चाइनीज खाने से और तुरंत हमको मिलता है कि हमने चाइनीज खाया या कोई भी फर्मेंटेड इडली वगैरह खाई, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है। दूसरा, नहाते समय उस पानी में आप सोडा डाल लीजिए और उस पानी से नहा लीजिए। और यही सिम्टम यदि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ये सब चीजें करने से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपके नजदीक के कोई भी चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं। और पंचकर्म से या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से ये कम हो जाता है। कभी कभी क्या शुरुआती लक्षण रहते हैं, लेकिन किसी किसी को बहुत मतलब हर साल उनको कोई सीजन रहता है, उसमें उनको ये सब होता ही है, तो उनको थोड़ा पंचकर्म का हेल्प लेके या आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प से ये हम कम कर सकते हैं। अगला है हमारा यूरिक एसिड बढ़ना। जैसे यूरिक एसिड, यदि रिपोर्ट में आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है, या आपको छोटी संधियां जैसे हाथ की जो उंगलियां हैं इसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है और ये संधियां दुख रही है आपको, या पैरों में एंकल जॉइंट या छोटी छोटी जो पैरों की उंगलियों की संधियां दुख रही है, तो उस समय हमको ऐसा देखने में आता है कि उस समय यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और उसके कारण हमको ये पेन होता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है गुरुचि शिरपा। अब आपको गुरुचि पता है, गिलोय, गिलोय चूर्ण, गुड़वेल चूर्ण जो हम बोलते हैं, वो आप 1 चम्मच लीजिए, 1 कप दूध लीजिए और 1 कप पानी लीजिए। इन तीनों को आप इतना उबालिए कि ये 2 कप से हाफ कप हो जाए, और वो ताजा ताजा हाफ कप आप सुबह खाली पेट पीजिए। ऐसा आप यदि 2-3 महीने करते हैं तो यूरिक एसिड कम होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड कम हो जाता है और संधियों में जो दर्द है वो सब भी कम हो जाता है। यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं बार बार यही बोलूंगी कि मेडिसिन का हमको कभी कभी सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि ये नुस्खे आयुर्वेद के हैं और घर हम जितना यदि लिमिट में हमारा डिसीज है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो आपको सलाह लेनी चाहिए। अगला है कैल्शियम बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। 1-2 महीने, 2-3 महीने आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद से हम क्या ले सकते हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए, क्योंकि हड्डियों का प्रॉब्लम या जॉइंट का प्रॉब्लम नॉर्मली हम देखते हैं, इस टाइप का हमको देखने में आता है। तो उसके लिए हम घर पे क्या ऐसी चीजें ले सकते हैं जिससे कैल्शियम बढ़े। तो हमारे ड्राई फ्रूट में खारिक आता है, अंजीर आता है, ये आप खा सकते हो। सब्जियों में गोभी और पालक आप खा सकते हो। और दूसरा, गोंद के लड्डू जो हम ठंड के टाइम पे खाते हैं, उससे भी कैल्शियम बहुत अच्छे से बढ़ता है। काला तिल और गुड़, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इन सब से भी कैल्शियम बहुत अच्छे से बढ़ता है। और आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन भी आती है जो आप एलोपैथिक मेडिसिन यदि आप 1-2 महीने, 2-3 महीने से ले चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि इससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम किसी किसी को देखने में आता है एलोपैथिक मेडिसिन से, तो आयुर्वेद में भी कैल्शियम सप्लीमेंट आते हैं, आप उनका उपयोग दूध के साथ कर सकते हो। और यदि हमारा जॉइंट संधि दुखने का प्रॉब्लम एक नॉर्मली आमवात या संधिवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या नॉर्मल जो हम संधि दुखती है, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल बेसिक हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑयल जो हमारे पास रखा है उसको थोड़ा गर्म करिए आप, और उस जॉइंट का अच्छे से मसाज करिए उस जॉइंट पर। तो जो एज रिलेटेड जो घिसने का प्रॉब्लम बोलते हैं ना, संधि घिस गई है या लिक्विड कम हो गया है, तो यदि हम वो मसाज करेंगे तो ऑयल अच्छे से संधियों में जाता है और हमको ये थोड़ा प्रॉब्लम जो आवाज आना वगैरह ये कम देखने को मिलती है, दर्द कम मिलता है। दूसरा, आप पीचू भी रख सकते हैं, यानी जो हम एक नॉर्मल हमारा कॉटन होता है उसको थोड़ा सा चपटा कर लीजिए, उसको ऑयल में अच्छे से डीप कर लीजिए, और जहां पर भी जो भी संधि आपकी दुखती है वहां उसको थोड़ी देर रखिए। आप चाहे तो थोड़ी देर फिर गर्म करके
आप फिर रख सकते हैं। तो थोड़ा ऑयल को गर्म करने का तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट गैस पे मत रखिए, आप पानी की तपेली रखिए, पानी तपेली में थोड़ा गर्म करिए और उसके बाद उस गर्म पानी में हम हमारा कटोरी रख सकते हैं और उस कटोरी गर्म हम फिर ऑयल मसाज कर सकते हैं आप, या फिर वो पीछू रख सकते हैं। क्योंकि हमारे इसमें जो भी दर्द है कहीं पे तो वात के लिए मानते हैं, और वात का जो अपोजिट है वो तेल है, ऑयल है। तो हम वो संधि रुकने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगला जैसे है कि वजन वजन कम करना है हमको यदि, हाँ तो तो हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि पानी का काढ़ा कैसे बनाएंगे आप? कि आप पानी को ही लीजिए, जैसे हमने 8 कप पानी लिया है और उसको थोड़ा सीम पे रख के उसको इतना उबालिए कि वो 1 कप रह जाए, इतना उबालिए उस पानी को ही। और वो पानी आप सुबह सुबह जो चाय जैसे हम सीप सीप करके पीते हैं ना, वैसे आप वो गर्म पानी पीजिए, उससे वजन कम आपका होता ही है उससे। वो एक अच्छा आप उपयोग है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा शहद, कुछ लोग गर्म पानी में लेते हैं, लेकिन फिर यदि आप वो ले रहे हैं शहद, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी मत रखिए, उबलता हुआ पानी मत रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शहद और घी सम मात्रा में विष होता है, वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म पानी में यदि आप शहद डालेंगे तो वो भी विष की तरह काम करेगा। विष मतलब कैसा? एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार यदि आप लेंगे तो हमको पॉजिटिव परिणाम होने के बजाय विपरीत परिणाम कुछ देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा यदि शहद आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा वार्म रखिए, बस बहुत ज्यादा गर्म पानी आप मत लीजिए। दूसरा, हमको सबको ही पता है कि हम सूर्य नमस्कार यदि करें या वॉक करें 30 मिनट्स, तो इन सब से हमको हेल्प मिलेगी। आप कोई भी व्यायाम शुरू करें, थोड़ा सा धीरे धीरे करें, एकदम से कुछ मत करें। जैसे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, ऐसे करते करते आप 10 आवृत्ति तक अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मी में कैसा है व्यायाम का, अच्छे से मेंशन है आयुर्वेद में कि आप अर्ध शक्ति व्यायाम करो, यानी हर एक की शक्ति अलग अलग हो सकती है, तो आपकी जितनी शक्ति हो उससे आप आधा ही व्यायाम करो। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, व्यायाम के संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको बहुत ज्यादा भी नहीं करना है व्यायाम, हमारी जितनी भी शक्ति है उससे अर्ध शक्ति व्यायाम करना है हमको, और वो अर्ध शक्ति सबकी अलग अलग हो सकती है। और दूसरा है, जामुन का पाउडर मिलता है, कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे पास में आपको जामुन का पाउडर मिल जाएगा, तो वो आप गर्म पानी से आधा आधा चम्मच सुबह शाम यदि लेंगे तो उससे भी फैट कम होने में हमको मदद मिलती है। दूसरा, कुछ लोग पेट की चर्बी यानी पेट की देखेंगे कि वहां पर ज्यादा हमको फैट जमा हुआ रहता है, फीमेल्स में या मेल्स में, दोनों में हम देखते हैं ये। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक उपाय रहता है, आयुर्वेद में उसको उद्वर्तन बोलते हैं, यानी ड्राई चूर्ण से मसाज करना। तो वो ड्राई चूर्ण क्या होगा? तो वो त्रिफला चूर्ण, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंवला, हरितकी और विभितक तीनों जब मिक्स होते हैं तो उसको त्रिफला चूर्ण बोलते हैं। और वो त्रिफला चूर्ण का आप ड्राई पाउडर का, या तो आप पहले थोड़ा तेल लगा लीजिए आप जहां पर भी मसाज कर रहे हैं, और फिर वो पाउडर मसाज करिए, या फिर आप त्रिफला चूर्ण में थोड़ा ऑयल की मात्रा में मिक्स कर दीजिए, तिल तेल उसमें मिला दीजिए, तो वो थोड़ा दरदरा टाइप का एक आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा, और उससे आप करिए। दूसरा, एक बेर जो हमारे होते हैं पत्ते, बेर कहीं मिल जाए आपको, बेर के जो पत्ते हैं वो भी यदि हमने उसका काढ़ा बना के पिया तो भी तो भी हम फैट कम हो सकता है, पेट का। दूसरा, बेर का पाउडर भी मिल जाता है, तो वो भी आप गर्म पानी से ले सकते हैं। बाकी मेडिसिन पार्ट तो बहुत सारा होता है आयुर्वेद में, वो हम अकॉर्डिंग टू प्रकृति या अकॉर्डिंग टू पर्सन हम लोग अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। तो वो थोड़ा मैं इसीलिए वो उस पार्ट पे नहीं जाना चाहूंगी। और अगला हमारा एक है कि डायबिटीज के लिए हमको क्या करना चाहिए? डायबिटीज यदि कुछ मेडिसिन तो सब लोग लेते ही हैं, साथ में हम घर पे क्या कर सकते हैं? तो घर पे चलना सबसे अच्छा उसके लिए है, सूर्य नमस्कार, मतलब डायबिटीज के कोई भी व्यक्ति को थोड़ा सा व्यायाम करना ही चाहिए। दूसरा, दही और दूध,
ये थोड़ा कम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दही और दूध का जैसे आप कॉफ़ी वग़ैरह या चाय ले सकते हो और दूध और दही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दिन में सोना उतना अच्छा नहीं हम लोग मानते हैं। गर्मी के दिनों में आप सो सकते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान दिन में यदि सोता है तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ चीज़ें देखने को मिलती है व्याधि के रूप में। तो गर्मी के दिनों में अलाउड है, अभी गर्मी चल रही है तो अभी सो सकते हैं। बाकी किसी भी ऋतु में हम लोग नहीं ही बोलते हैं, और डायबिटीज के व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं दिन में सोना चाहिए। दूसरा, शक्कर के बजाय हम गुड़ का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। जैसे चाय पी रहे हैं तो गुड़ डालिए, आप 1 साल पुराना गुड़ वगैरह आप यूज कर सकते हैं। और खाना खाने के तुरंत बाद सोना, जैसे रात में डायबिटीज का कोई भी पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान को रात के खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैन लोग तो ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो लोग 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, तो उसके पीछे उनका लॉजिक यही होता है। तो हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि जल्दी खाना खा के 2-2.5 घंटे का अंतर रखे सोने के बीच में, खाने और सोने के बीच में। ये हम कर सकते हैं। दूसरा, लू लगने का जो प्रॉब्लम होता है, निमाड़ क्षेत्र में हमारे उधर ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप सब लोग जानते ही हैं, प्याज के रस का हम उपयोग करते ही हैं। किसी न किसी रूप में प्याज खाइए, या प्याज का रस, या प्याज खाने में लीजिए, या प्याज का रस को पैरों के तलुओं में, हाथ के तलुओं में भी लगा सकते हैं। दूसरा, एक आम का हम जो पन्ना बनाते हैं, मैं यही बोल रही हूँ कि ये जैसे घरेलू नुस्खा है, लेकिन हम पीढ़ियों से ये यूज़ करते आ रहे हैं। हमको सबको पता है कि आम का पन्ना हम इस ऋतु में लेते ही हैं। तो वो लू से बचने का और गर्मी हमारे शरीर की कम करने का ही एक उपाय होता है। उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, पुदीना, नमक, ये सब आप डालेंगे ना, तो इसका हमको बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलेंगे। डाइजेशन में भी हेल्प करेगा वो। और पिंपल्स होते हैं, यंग गर्ल्स को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसका थोड़ा हमको ये देखना चाहिए कि बच्चे आजकल के कॉलेज के या फिर कोई भी थोड़ा जंक फूड की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। तो मैं पुराने लेक्चर में भी बहुत ये इस विषय पे बहुत बोल चुकी हूँ कि ये हम घर से ही कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा कम आदत करिए कि वो जंक फूड कम खाए, या उनके लिए एक थोड़ा आप डिवाइड करिए कि 1 महीने में आप एक ही बार देंगे, या एक, क्योंकि जंक फूड से इतनी सारी चीजें, पिंपल्स तो एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन और भी बहुत पीसीओडी वगैरह सब चीजें जंक फूड खाने से ही बहुत ज्यादा बढ़ती है। और हमारे बच्चों को हमको थोड़ा उस तरफ से डाइवर्ट करना है, उनको ये चीजें समझाना है कि आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, कोई भी ब्यूटी का ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है ये चीज। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जंक फूड हम खाते हैं तो डाइजेशन वीक होता है और हमारे शरीर का पित्त बिगड़ता है। वही पित्त हमारा डाइजेशन के लिए मेन है, और वही पित्त जब रक्त में मिल जाता है तो हमको पिंपल्स या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या पीसीओडी कुछ भी देखने को मिलता है। तो पिंपल्स वगैरह का हम थोड़ा हार्मोनल हमारा कनेक्शन भी रहता है। तो हार्मोन्स को आप ठीक करने के लिए थोड़ा बच्चों को प्राणायाम करवा सकते हैं। उनको जब भी टाइम मिले, कई बार सुबह उनको टाइम नहीं होता है, स्कूल का रहता है, तो सैटरडे संडे आप करवाइए। थोड़ा आदत उनको उनको अवेयरनेस होना चाहिए कि प्राणायाम या अनुलोम विलोम ये कुछ चीज होती है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, पेट उनका क्लियर रखने की कोशिश करिए कि पेट अच्छे से साफ होगा तो शरीर की सभी धातुएं अच्छे से बनती है। जैसे हमारे इसमें धातुएं रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो ये प्रॉपर यदि पेट साफ होता है, अच्छे से भूख लगती है, तो सभी धातुओं का पोषण अच्छे से होता है। यदि पेट क्लियर नहीं होता तो धातुओं के पोषण में हमको प्रॉब्लम आती है, तो हमको देखने को मिलता है पीसीओडी। तो पीसीओडी के लिए आप यही कर सकते हैं कि उनको व्यायाम के लिए बहुत इंस्पायर कीजिए, चलने के लिए इंस्पायर कीजिए। दूसरा, 3 दिन जो पीरियड्स का टाइम होता है, जो पुराने हमारी सभ्यता है कि उन 3 दिनों में हम काम नहीं करते थे, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम उस टाइम पे यदि काम नहीं करते थे तो ज्यादा एक्सर्शन नहीं होता था, थोड़ा आराम मिलता था उस टाइम पर। हम कोई हैवी कुछ चीजें उठाते नहीं थे। तो उन 3 दिनों में हमको एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। उन 3 दिनों में कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हमको विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। उन 3 दिनों में हमको जैसे वो ऋतुचर्या एक पालन करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल नहीं मानते हैं वो चीज।
तो इसीलिए उनको पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला है। दूसरा, वो लोग टाइम पे सोते नहीं है, या पढ़ाई की वजह से या मोबाइल की वजह से, जो भी कारण हो, तो उससे वात बढ़ता है। तो टाइम पे सोने का, टाइम पे उठने का यदि हम उनका उनका लाइफस्टाइल यदि हम ठीक कर दें, तो पीसीओडी से हम थोड़ा हेल्प उनको दे सकते हैं। थोड़ा मेडिसिन पार्ट का हमको जरूरत पड़ता है पीसीओडी में, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले वो लाइफस्टाइल ठीक करने का ही आपको बोलेगा। बच्चों को उसी के लिए इंस्पायर करना है। दूसरा, पिंपल्स में एक बहुत ही नॉर्मल सा लेप है, मंजिष्ठा, लोद्र, धान्यक और वचा। ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाती है। तो उसमें मंजिष्ठा, लोद्र और धान्यक, ये मेडिसिन है, मंजिष्ठा और लोद्र। और धनिया, जो धनिया हमारे पास धनिया पाउडर होता है वो, ये सब समान मात्रा में लीजिए। और इसका 1/4 वचा लीजिए। वचा भी एक मेडिसिन आता है। इसका पेस्ट बना के पिंपल्स में लगाने से हमको आराम मिलता है। लेप का मैंने बताया ही है कि ये एक थंब रूल होता है कि लेप तब तक ही लगाना है जब तक वो सूख ना जाए। जैसे ही वो सूखता है तो उसको गीला करके ही निकालिए, उसको सूखा सूखा ऐसे नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पर हमको बहुत सारा ऐसा हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो भी सिम्टम आते हो, तो उसको बहुत हद तक हार्मोनल बैलेंस करने के लिए हम योग का सहारा लेते ही हैं। अनुलोम विलोम या प्राणायाम करेंगे यदि, या गाय का घी का नाक में यदि नस से डालते हैं, तो उससे भी हमको हार्मोनल बैलेंस की तरफ हम जाते हैं। यदि किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज्यादा और कुछ प्रॉब्लम यदि इससे रिलेटेड होती है, तो हमको फिर मेडिसिन का सहायता लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे लोगों को बहुत दर्द होता है, पेन होता है, और कई लोगों को मसल रिलैक्सेंट लेने का आदत होता है कि वो उसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो 3 दिनों में यदि हम रात के टाइम पर थोड़ा कुनकुने पानी में 1 चम्मच यदि कैस्टर ऑयल डाल के लेते हैं, यदि हमको पता है कि अब पीरियड आने वाला है, या कुछ लोगों को पहले से सिम्टम शुरू हो जाते हैं, तो आप पहले से लेना शुरू कर सकते हैं। तो वो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे वात का अनुलोमन हो जाता है, और पेट दर्द वाती कराता है। तो हमको बहुत हद तक इससे आराम मिलता है, और हो सकता है मेडिसिन लेने का जरूरत भी ना पड़े। यदि हम थोड़ा सा जो भी सिम्टम हमको दिखते हैं कि हाँ पीरियड्स आने वाला है, तो उससे पहले से हम रात को गर्म पानी में 1 चम्मच एरंड तेल मिला ले, और वो ले यदि 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो पीरियड्स में हमको बहुत आराम मिलेगा। और दूसरा एक फंगल इन्फेक्शन है, लास्ट पार्ट अब हो गया है मेरा। तो लास्ट पार्ट, ये फंगल इन्फेक्शन में क्या है कि गर्मियों में भी हो सकता है, बारिश में भी होता है। तो गर्मियों में थोड़ा 2 बार, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है फंगल का, कुछ कुछ एक प्रकृति रहता है कि उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उनको कहता है ना, 2 बार थोड़ा स्नान करना चाहिए। सुबह शाम नहा लेना चाहिए ताकि पसीना निकल जाए, और अच्छे से पोंछ कर एकदम सूखे कपड़े पहनना चाहिए। यही यदि बारिश में होता है तो भी सूखे कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े को भी पहनेंगे तो हमको थोड़ा आराम मिलेगा। हम फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के कपड़ों को भी गर्म पानी से धो सकते हैं। दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा खारी चीजें या बहुत ज्यादा खट्टा वगैरह कुछ खाते हैं, जैसे पापड़ है या अचार बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एक बहुत ही नॉर्मल सा एक क्रीम आता है, गंधक क्रीम, गंधक मलहम करके, कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिलता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। दूसरा, हम जो उपटन लगाते हैं दिवाली पर, तो उसमें बेसन होता है, हल्दी होता है, या हम थोड़ा दूध डाल देते हैं, मलाई डालते हैं। इसमें हम लोग जो एक प्रॉपर महाराष्ट्र में जो मैंने देखा है, दिवाली के टाइम पे उपटन मिलता है, उसमें हम लोग तो नॉर्मल घर का ही करते हैं, लेकिन वहां पर वो कुछ मेडिसिन को भी ऐड करते हैं इसके अंदर, जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अच्छी होती है। जैसे मंजिष्ठा मैंने बताया, अभी लोद्र बताया, वचा बताया। ये भी यदि हम लोग थोड़े वो उपटन में लगा के यदि बहुत दिनों तक लगातार हम ये उपयोग करेंगे ना नहाते समय, तो भी फंगल इन्फेक्शन को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे अपना खत्म करती हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी, आपके इतने अच्छे आपने नुस्खे बताए, मैंने तो सारे लिख लिए हैं और आशा है बाकी सबने भी, क्योंकि इतने उपयोगी भी है और ऐसे हैं कि
भूल जाएंगे, तो इसलिए सबने हमने तो नोट कर लिए हैं ये सारे। बिल्कुल। पर एक और सवाल था कि जैसे यदि किसी के पीरियड्स इरेग्युलर है, तो मतलब आजकल यंग जनरेशन में ये चीज देखने आ रही है कि 3-3 4-4 महीने बाद पीरियड आता है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, और तो उसके समय पेन के लिए तो खैर आपने एरंड का तेल बताया है लेने के लिए, पर यदि इरेग्युलर पीरियड है तो वो रेगुलर करने के लिए क्या किया जाए? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये हमको थोड़ा फिर क्या है, अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम यदि लंबे टाइम से चला आ रहा है तो सोनोग्राफी थोड़ा करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि रेगुलर पीरियड है तो कहीं ना कहीं पीसीओडी या पीसीओएस उसके पीछे हो सकता है। जी हाँ, तो मैं पूछना चाहती थी पीसीओडी क्या चीज है ये? हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है कि जो फीमेल पार्ट है, दोनों ओवरी है जिसमें से ओवम निकलता है। जी हाँ, दो रहती है, दो ओवरीज रहती है और हर मंथ में उनसे ओवम निकलता है जो आगे जाकर संतति उत्पन्न करने में हेल्प करता जी है। जी तो यदि वो ओवरी में पानी का कुछ ऐसे गांठ जैसा बन जाता है, या जी प्राइड की बात हो सकती है, सिस्ट बोल सकते हैं उसको, पीसीओडी, तो वो हम सिस्ट हो जाती है तो हमको ऐसा इरेगुलर पीरियड देखने को मिलता है, या पीरियड के टाइम पे बहुत दर्द देखने को मिलता है, या फिर कम पीरियड में ब्लीडिंग कम होना या बहुत ज्यादा होना, ये हमको देखने को मिलती है। तो ये एक्चुअली उसका मेन रीजन, यदि हम कॉज पे जाएंगे, क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो कोई भी पेशेंट को जब हम लेते हैं तो बहुत हिस्ट्री लेना पड़ता है, और कॉज पे यदि हम जाएंगे ना तो हमको कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यदि हमारे इरेगुलर है, सुबह से हम लेट उठते हैं, 9-10 बजे जो बच्चे उठते हैं या रात को 1-2 बजे तक सोते हैं, तो पूरा उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो उस समय उनको ये सब देखने को मिलता है, तो उनको व्यायाम बहुत जरूरी है। पीसीओडी जो यदि जिनको है तो उनके लिए थोड़ा हैवी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए स्पेशली, और जी ये यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है हमको। जी हाँ यही मतलब मेरे परिचित में ही है। सोनोग्राफी तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है, तो इसके लिए क्या हम कुछ घर में कर सकते हैं या चिकित्सक को ही दिखाना चाहिए, क्या बताएं? दिखा देना चाहिए फिर हमको, क्योंकि ये घर में करने का तो मैंने बताया ना, लाइफस्टाइल आप ठीक करिए, उनका हिस्ट्री है वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा होगा, पढ़ाई की वजह से भी बच्चे जगते हैं कई बार, एक दो जी बजे तक जी उनको रात में पढ़ने का आदत होता है। तो यदि बहुत लंबे टाइम से वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको ये चीज देखने को मिलती है, जी या वो बहुत ज्यादा ऐसी कुछ हैवी चीजें खा रहे हैं, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसमें हम हिस्ट्री लेते हैं ना तो हमको मोशन का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनको 1-2 दिन मोशन के लिए वो नहीं जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, या टाइम पे नहीं जाते, कभी खाना खाने के बाद जाएंगे, या कभी भी उनको दिन में आता है मोशन। तो ये सब हम लोग सही नहीं मानते। तो ये सब लाइफस्टाइल यदि वो ठीक करे, अनुलोम विलोम करे, जैसे या प्राणायाम करे, ओम उच्चारण करे, तो इन सब से जी हार्मोनल बैलेंस में बहुत हमको आराम मिलता है। दूसरा, वो नस्य कर्म कर सकते हैं, अच्छा, नॉर्मल तो कोई बात, गाय के घी वाला? हाँ, गाय का घी या कोई भी तेल, जैसे शीर वाला तेल, वो 2-2 ड्रॉप डालें उन ऐसे बच्चों को, तो ये हार्मोनल बैलेंस होगा, और प्लस पीरियड में भी कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। जी एक और प्रॉब्लम था कि जैसे आजकल जैसे यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई में है या लैपटॉप पे काम करते हैं, तो आंखों की देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंखों के ड्राइनेस के लिए भी हम घी, जैसे मैं घी का क्या है ना, मैं घी एक्चुअली आयुर्वेद में अमृत के समान मानते हैं हम। या घी ऐसी चीज है जो को हमारे हमारे ये हमारे सिद्धांत में ऐसा है कि कुछ चीजें रसायन होती है। रसायन मीन्स आप वो कितने भी समय तक उपयोग कर सकते हैं, उसका कभी भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो गाय का घी भी एक ऐसा ही रसायन है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम यूज करते आ रहे हैं। गाय का घी अभी हम लोग थोड़ा भ्रांति से फैल गई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो थोड़ा कम करा है। तो ऐसे ही त्रिफला घृत एक बहुत अच्छा मेडिसिन है आंखों के देखभाल के लिए, यदि यदि वो गर्म दूध के साथ ले। एक एक बार नाम बताइए, त्रिफला? त्रिफला घृत, त्रिफला घृत। त्रिफला घृत। जी हाँ, घृत। दूसरा, यदि ड्राइनेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है आंखों में, तो हम घी का रुई का वो लेकर भी
त्रिफला घृत में भिगो के या कोई भी गाय के घी में रख के थोड़ी देर ऊपर रख सकते हैं, या ककड़ी वगैरह तो हम यूज करते ही हैं, जी कुकुम्बर हम वो यूज कर सकते हैं। जी दूसरा, आंखों के हमको ज्योति बढ़ाने के लिए योग का एक पार्ट होता है त्राटक, जी वो आप सबको पता है वो चीज, तो वो हमको थोड़ा करना चाहिए, वो उससे भी थोड़ा। और फिर मेडिसिन पार्ट तो काफी है, हम बहुत सारा मेडिसिन यूज करते हैं, या पंचकर्म भी एक तर्पण क्रिया करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आंखों के आसपास एक राउंड बनाते हैं आटे से, और उसमें हम कोई भी मेडिकेटेड घृत को उसमें डालते हैं, और उसको हम तर्पण क्रिया बोलते हैं। उससे आंखों का ड्राइनेस 2-3 दिन में ही इतना अच्छे से चला जाता है, बहुत दिनों से जिनको प्रॉब्लम हो। और यदि जलन हो आंखों में, तो वो कहीं ना कहीं पित्त को दर्शाता है। यदि आंखों में, जैसे गर्मी है अभी, और यदि किसी को आंखों में जलन है, तो कहीं ना कहीं वो ये जो मैं बोल रही थी, गर्मी जो बढ़ रही है शरीर में, उष्णता बढ़ रही है, तो वो कहीं कहीं आंखों से भी हमको दिखती है, तो उसमें हम वही धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, धनिया का पानी पियेंगे ना, तो आंखों की जलन भी कम हो जाएगी। धनिया का पानी। जी ये वंदना जी ने हैंड रेस किया है, तो इनको कुछ पूछना है क्या? बहुत देर से किया है वंदना जी। जी वंदना जी आइए सामने, आपका वीडियो ऑन कीजिए। वो गलती से हुआ होगा, मम्मी है मेरी गलती से किया होगा उन्होंने। जी वो आपको चीयर अप कर रही है। हाँ वो तो हाँ घर में ही पूछ लेंगी वो तो। हाँ, हम लोग वो पूछ लेंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी दी है आज हम लोगों को, और स्वाति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बातें हमको समझ में है जो हम घर में ही अपने मसालों से या कुछ अपने दैनंदिन जीवन में चेंज करके हम समस्याएं हमारी सुलझा सकते हैं। स्वाति जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता है आजकल, बहुत चल रहा है ना, हर किसी को, कम एज वालों को भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनको इसमें कुछ है ऐसा एकदम से जैसे किसी का बढ़ गया है, तो आयुर्वेद में ऐसा है कुछ? हाँ, आयुर्वेद में क्या है कि ब्लड प्रेशर जिनको भी बढ़ा हुआ रहता है, यदि हम हिस्ट्री थोड़ा लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में हमको एसिडिटी जरूर मिलेगा, यानी कि पित्त इतना ज्यादा बढ़ना कि वो पित्त रक्त में आ जाए, तो वो रक्त की उष्णता बढ़ती है, और वो रक्त जब उष्ण होगा, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उस पे प्रेशर देता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो कुछ व्यायाम, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या चलने का हम शुरुआत कर सकते हैं। फिर घर में जो पित्त चीज जो कम करती है, वो बहुत अच्छा एक सब्जी होता है हमारा, लौकी। लौकी का सब्जी हम यदि ऐसे लोगों को थोड़ा सेवन कराए, या कुछ भी करके उनका पित्त कम करें, एसिडिटी उनको कम करें, तो हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर भी हमको कम देखने को मिलेगा। और जो यंग जनरेशन में जैसे बीपी बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा ये एडवाइस करना चाहूंगी कि थोड़ा बीपी थोड़ा है, मतलब थोड़ा टफ डिसीज है उसका, ऐसा है कि हम थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी यदि कोई इंसान यंग है, तो हम उसको पहले एलोपैथिक देने के बजाय थोड़ा आयुर्वेद की मेडिसिन कुछ शुरू कीजिए, तो हमको बहुत अच्छे से, और उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज करिए, उनको थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाइए, और उनको जो भी चीजें उनको एसिड बढ़ाती है वो थोड़ा कम कीजिए। लौकी का रस भी ले सकते हैं, वो आंवले का रस ले सकते हैं, या लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तो उससे थोड़ा पित्त कम होगा, वो पित्त रक्त में उष्णता कम करेगा, और बीपी कम हो सकता है। दूसरा, एक पंचकर्म में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है शिरोधारा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उससे हम क्या करते हैं, हम एक पेशेंट को लेटाते हैं, और लेटा के कुछ ऑयल का हम धारा हमारे यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर हम कुछ समय तक, यानी 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक डालते हैं, थोड़ा वार्म वो ऑयल रहता है, तो वो यदि हमने 6-7 दिन तक करवाया, तो भी उससे बीपी कम होने में बहुत हेल्प मिलता है। तो थोड़ा जैसे यदि यंग कोई बच्चे हैं, तो उनको आयुर्वेद मेडिसिन से हमको थोड़ा ठीक करने का कोशिश करना चाहिए, एलोपैथिक इतनी जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार एलोपैथिक मेडिसिन यदि शुरू किया, मैं ऐसे किसी पैथी का बुराई नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन यदि एक बार हमने लिया, तो फिर उसको थोड़ा बंद करने में हमको थोड़ा सा झिझक भी होती है, और थोड़ा रिस्क भी होता है। तो शुरुआत में हम कुछ टाइम तक बीपी को अच्छे से मॉनिटर करके,
और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प लेके हम देख सकते हैं कि इनसे हमको कितना कम हो रहा है। यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आप कोई भी मेडिकेशन शुरू करना चाहिए फिर, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो। और 50+ समाज जी को कुछ पूछना है। 50+, 50 से ऊपर वाले उनको जो बढ़ता है तो उनके लिए उनके लिए तो फिर यही है कि वो शायद से पहले से मेडिसिन लेते ही होंगे, पहले से कोई मेडिसिन उनको चलता होगा। यदि नहीं चल रहा है तो वही मैं बोलूंगी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन ऐसा डिसीज है कि वो साइलेंट किलर बोलते हैं। अभी हमको कुछ सिम्टम नहीं लग रहा है लेकिन किसी समय वो सिम्टम दिख सकते हैं, तो उसको थोड़ा हमको मॉनिटर तो करना ही चाहिए कि हमारा बीपी कितना है, या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लेके आपका मॉनिटर करके वो कम हो रहा है तो पहले कोशिश जरूर करना चाहिए। यदि उससे नहीं हो रहा है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन फिर ले सकते हैं। जी समाज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं भी कुछ और पूछना किसी चाहती से हूँ। कोई जिस और किसी का प्रश्न है? हाँ, मेरा है जी। एक मिनट इसमें जिस किसी सभी को को नमस्ते। हाँ स्वाति जी, मैं सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बुखार आना अच्छी चीज है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी दूसरी बात। बुखार आना तो बुखार हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है। ये आपकी आवाज कट गई। आवाज नहीं आ आवाज रही है? कटी आपकी। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है, एकदम क्लियर नहीं है। ओके हाँ, ओके ओके ओके। माइक म्यूट कर लीजिए रश्मि जी, अच्छा सुनाई देगा। नहीं मेरा तो ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आवाज आ रही है? सुनेंगे तो माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, उधर से स्वाति जी की आवाज नहीं आ रही मेरे को थोड़ी। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही। हाँ, हाँ वही बुखार का पूछना था मुझे। हाँ, बुखार का ऐसा है कि एक बार जो इन्फेक्शन को शो करता है, यदि कुछ अंदर इन्फेक्शन है यदि, या आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे तो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हुआ है, तो कभी कभी हमको बुखार के रूप में वो दिखता है। जैसे पित्त, यदि अग्नि हमारे को बुखार का संप्राप्ति कैसा है कि यदि अग्नि जो हमारे कोष्ठ में ही होनी चाहिए, यदि वो बाहर आती है तो हमको वो हीट के रूप में पूरी बॉडी में हमको ज्वर के रूप में वो दिखता है। लेकिन ये लंबे टाइम तक यदि किसी को हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर हमको उसको देखना चाहिए कि क्या इसके पीछे कारण है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, मुझे बुखार बहुत कम आता है। कुछ पूछना चाहते मुझे बुखार बहुत कम आता है, मतलब कभी सालों में या 2 साल 4 साल वो आता भी, जैसे एक दिन आ गया, जैसा अभी मेरे को बहुत सालों बाद बुखार आया, जबकि मेरे को अभी जो अपने डोज भी लगे थे ना, तो उसमें मेरे को बुखार नहीं आया। पर अभी एक दिन से वो बुखार आया और मेडिसिन ली, उतर गया। लेकिन उसके बाद से फिर मेरे को क्या यहाँ ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा हर चीज ऐसा भारी भी नहीं, मतलब चक्कर भी नहीं आ रहे, ऐसा बार बार नींद आ रही, रात को भी खूब नींद आ रही है, दिन में भी नींद आ रही है, और ऐसा लगता है 24 घंटे ऐसा लगता है सोया ही रहो। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो वो ये बोल सकते हैं कि आपका ज्वर जैसे बाहर तो शो नहीं हो रहा है लेकिन अंदर है वो, जो हम जो बोलते हैं ना आंतरिक ज्वर, अंदर कई बार ऐसे ज्वर बना रहता है, इसके कारण हमको आवाज, हरारत, हरारत बोलेंगे जैसे हरारत। हरारत हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका जी। मतलब आपको थोड़ा है फीवर का, आपको बाहर इतना ज्यादा नहीं आ रहा है कि वो बाहर आपके टेम्परेचर में शो हो, लेकिन आपको अंदर से अभी है वो, और वो कम अच्छा। से कम 5 दिन 7 दिन तक ऐसा आपको रहेगा पूरा, यदि अंदर से नहीं गया फीवर के। हाँ, तो 3 4 दिन तो हो गए, मेरे को बस नींद ही नहीं आ रही, पर सर्दी खांसी बुखार ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सिम्टम कुछ नहीं लग रहा। हाँ तो हाँ, इसीलिए मैं क्या करूँ घरेलू? तो आप इसके लिए ना लंघन हम लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ज्वर जब भी हो या फीवर जब भी हो तो लंघन हम करवाते हैं। लंघन मीन्स क्या, थोड़ा कम खाने का, नहीं रोटी वगैरह मत खाइए, या जितना आपको भूख लगे उतना खाइएगा, थोड़ा मूंग की दाल का पानी, ऐसा कुछ आप लीजिए बस। नहीं, तो खाना भी कम खा रही मैं, क्योंकि मेरे को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि है वो अंदर से थोड़ा है आपके अंदर। अच्छा। हाँ, दूसरा आप मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा आयुर्वेदिक में महासुदर्शन घनवती बहुत अच्छा आता है, वो कोई भी अच्छा। नॉर्मल व्यक्ति वो ले सकता है। कोई भी प्रकृति का व्यक्ति वो लेगा तो वो उससे चिरायता, उसमें एक मेन ड्रग जो होता है वो चिरायता होता है, बहुत कड़वा होता है, तो उससे अंदर का जो भी वायरस है ब्लड में गया हुआ,
तो वो ठीक हो जाता है उससे फिवर। आप 3 अच्छा। दिन या 5 दिन वो ले सकते हैं। जी तो ठीक है। आप देखिए थोड़ा कम खाना खाएंगे ना, लंघन करेंगे ना, तो आपका डाइजेशन भी थोड़ा इम्प्रूव होगा और प्लस मांसपेशी बनने के लिए तो थोड़ा फीवर भी कम होगा, आपको आलस ये सब कम हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। रमा जी कुछ पूछना चाह रही हैं और वर्षा जी भी। वर्षा जी अनम्यूट करिए, माइक पूछ लीजिए आप क्या पूछ। हाँ जी, हाय, नमस्कार स्वाति, हाँ, नमस्कार सरिता दीदी, आप सब लोगों को नमस्कार। बहुत ही बढ़िया बोल रही थी, मैं पूरा सुना मैंने। और मैं आयुर्वेद में बहुत विश्वास करती हूँ। अभी पिछले दिनों जब हमारे यहाँ कुछ एक घटना घटी ऐसी दुखद, मेरे भांजे नहीं रहे थे, उसके बाद मेरा मानसिक बहुत परेशान थी मैं। उसके बाद मैंने शिरोधारा करवाई तो मेरे को इतना शांति मिली और मतलब बहुत दिमाग में, मैंने 5 दिन तक लगातार शिरोधारा ली तो मेरा थोड़ा सा मानस ठीक हुआ और मैं मतलब अपने आप को संभाल पाई, अच्छा लगा। और अभी हाल फिलहाल में मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ मैं कोटाकल की दवाइयाँ ली है मैंने, और उससे मुझे आयुर्वेदिक की दवाइयों से बहुत आराम पड़ता है। धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत अच्छा आराम पड़ता है उससे, दवाइयों से। तो मेरा सबसे अनुग्रह है कि आप सब भी इस तरह की दवाइयां ले और शिरोधारा तो जरूर ही सब लोग करवाएं, क्योंकि उससे हमारे बाल झड़ने कम होते हैं जी जी जी। और मानसिक शांति, जो हम अक्सर टेंशन में रहते हैं, हमको कुछ भी चलता है, तो ये सारी चीजें। मेरे घुटनों में दर्द होता था तो मैंने 1-2 बार वो भी लिया, क्या कहते हैं उसको, वो क्या बस्ती, लीच थेरेपी। नहीं, घुटनों में ये तेल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्वाति? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी हाँ हाँ। आंटी फिर से थोड़ा रिपीट करिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैंने घुटनों में जो तेल लगा भरते हैं ना वो लोग, गुनगुना तेल लगाते हैं, उसको जानू बस्ती बोलते हैं आंटी। वो हाँ भी बहुत आराम पड़ता है। हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे उपाय हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और जो घरेलू उपाय भी बताए तुमने वो भी बहुत बढ़िया है। तो सभी लोग वो करें तो वाकई हमारा जीवन आसान होगा उससे। हाँ बिल्कुल आंटी, क्योंकि जानू बस्ती भी इतना अच्छा है, जो नी ट्रांसप्लांट का बोल देते हैं सब लोग। तो हाँ, उसके पहले एटलीस्ट हमको एक हमको आयुर्वेद का करना ही चाहिए, ताकि हमारा ये ट्रांसप्लांट बच जाए। जो जानू बस्ती एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है उसमें। आपने करवाया तो आपको पता और ही है कि इसमें इवन कितना। जो अपना इससे योनि से संबंधित तकलीफें भी, कटिबस्ती जो नीचे कई लोगों को तकलीफ होती है, जैसे तुम बता रहे थे कि किसी किसी को यह होती है खुजली और इस तरह की समस्या, तो वो भी कटिबस्ती, शायद वो इसी के लिए होता है ना, कटिबस्ती जिसमें पानी। कटिबस्ती वैसा ही है, जानू बस्ती का टाइप है, पर कमर दर्द यदि है, स्पेशली कटी शूल है, अच्छा, कमर में दर्द है, तो हम वही राउंड कमर के वहां पर बनाते हैं और अच्छा। ऑयल हम लोग पोर करते हैं। नहीं, जो पानी में बैठा के जो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, हाँ टफ। वो आप सही बोल रहे हैं, वो पाइल्स के लिए, प्लस योनी रिलेटेड कुछ है, हाँ, यदि फीमेल कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम कर सकते हैं वो। तो ये बड़े ऐसी तरीके, मतलब आयुर्वेद के तरीके हैं जिसका बहुत लंबा असर होता है और बहुत अच्छे होते हैं वो। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा था प्रोग्राम। नमस्कार। जी धन्यवाद। और क्षमा जी को बोल दीजिए, वो अनम्यूट करके पूछ लें। जी और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? स्वाति, मेरा एक प्रश्न था। मेरे कंधों में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। दवाइयां लेती हूँ तो ठीक रहता है, बंद किया फिर दर्द होने लगता है। जी आंटी, तो वो आपने एक्सरे वगैरह करवाया होगा, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी आवाज ये थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ। तो शायद कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एक्सरे करवाया था मैंने, जी जी जी। तो वो मसल पेन का ही बोलते हैं, बोले आपका यहाँ ड्राई हो रहा है। ये जो जनरली कहते हैं ना कि जोड़ों में जो घिसाव का वो एक प्रोसेस रहती है, एक ही कंधा ज्यादा दर्द करता है। तो आप ना कोई ऑयल का थोड़ा गर्म करके आप मसाज करिए वहां पर। अच्छा आप नहाने के पहले रोज करिए, 1 घंटा या 2 घंटा लगा के रखिए। फिर आप जब गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो गर्म पानी से थोड़ा सिकाई करिए। अच्छा।
तो ऐसा आप करेंगे ना तो थोड़ा ये मसल को, और प्लस इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे आप कर सकते हो, हम्म। उसको थोड़ा आप करना शुरू करिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो मतलब मैं हाथ में तो पीछे ले जा पाती हूँ, ना ऊपर जाता है, मतलब बड़ी बहुत दर्द होता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी हाथ को आगे बढ़ा लिया या कोई चीज पकड़ ली, मतलब ग्रिप ही नहीं बन पाती किसी चीज की मेरी। जी जी, वो आप करेंगे ना, मसाज के लिए बहुत अच्छा है। एक वो है तो में इस पहले ऑयल का भी, नाम बताएंगे आप? आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, तिल तेल या सरसों का तेल या शीर वाला तेल एक बहुत अच्छा है। जैसे आपका जो प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए शीर वाला तेल बहुत अच्छा है। शिपला, शीर बला, शीर बला, शीरबला, हाँ, शीरबला, शीर अच्छा बला। शीर अच्छा अच्छा यानी दूध, और बला एक मेडिसिन होता है। अच्छा। हाँ, तो शीरबला। वो आप ले, वो ऑयल आप थोड़ा गर्म करिए, गर्म करके थोड़ा मसाज करिए, अच्छा और नहाने समय उसको थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा सिंचाई करिए। तो सर मसाज करेंगे ना तो यहाँ की मसल भी थोड़ी रिलैक्स होगी। तो उससे ये होगा कि आप एक्सरसाइज भी अच्छे से कर पाएंगे, मूवमेंट भी अच्छा कर पाएंगे आप। हाँ, मूव नहीं कर पाती क्योंकि एक्सरसाइज जैसे ही करती हूँ, मतलब यहाँ इतना तनाव आ जाता है, ये हाँ, कंधे से लेके आधी कलाई, मतलब ये कलाई के कोहनी के ऊपर तक। और ये ना इको बहुत हो रहा है, सब लोग म्यूट जो बोले वही, मुझे बहुत आवाज रिपीट होके आ रही है। हेलो। हाँ, ये तो हो रहा है। हाँ, तो मैं वही हाँ कह रही थी कि एक्सरसाइज तो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि इतना भी हाथ मेरा ऊंचा नहीं जाता है। हाँ हाँ, नहीं आप मसाज करेंगे ना और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये अच्छा मसल थोड़ा रिलैक्स होगी, यहाँ के जितने भी पार्ट्स हैं उस जॉइंट से रिलेटेड। तो आप थोड़ा मसाज अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, ऊपर भी कर पाएंगे थोड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, जो जिनको अर्थराइटिस वंदना जी कुछ पूछते सर, रहता है, वंदना जी कुछ पूछ रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए। वंदना जी, हाँ स्वाति की हाँ जी, हाँ, मम्मी। हाय हाय स्वाति, सबको जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा बताया स्वाति तुमने। लेकिन ये आयुर्वेदिक ये जो हो सकते हैं शिरोधरा, और ये कहाँ पर अच्छा होता है, अच्छे से होता है? सभी जगह होता है आंटी। आजकल तो क्या आयुर्वेद का इतना मतलब थोड़ा पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया है कि हर एक शहर में मुझे लगता है कोई पंचकर्म सेंटर जरूर होता होगा। जैसे आप कहाँ रहती हैं? उज्जैन में है हम। हाँ, तो उज्जैन में तो बहुत है आंटी, बहुत है। आप अच्छा कभी भी कोई सर्च करेंगे ना आप इस पे गूगल पे, तो आपको अच्छा, पंचकर्म सेंटर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। और वो अच्छा सेंटर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही चला रहा होगा, तो वो बहुत अच्छे से आपको एग्जामिन करेगा, फिर आपकी अकॉर्डिंग, आपकी डिसीज के अकॉर्डिंग जो भी पंचकर्म करना चाहिए वो आपको सजेस्ट करेंगे। ओके। अच्छा, और ये एड़ी के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? आम समस्या है ये। हाँ हाँ, एड़ी का दर्द का भी यही आंटी, मसाज आप कर सकते हो, थोड़ा ऑयल मसाज करके, फिर गर्म पानी की बकेट गर्म पानी करके उसमें आप थोड़ा सिकाई कर लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आप कर सकते हैं, वो अच्छा है। दूसरा फिर हाँ, क्या है, थोड़ा रीजन जाने की कोशिश करना चाहिए, शायद यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है, या कोई नहीं वो हड्डी, करवाया, हड्डी करवाया, तो नहीं, नहीं बढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, हाँ या कभी कभी हड्डी भी बढ़ जाता है वहां का। हाँ हाँ, वो वही एक्सरे ठीक वगैरह लगा। करवाएंगे ना तो थोड़ा पता चलेगा उससे। हम्म, अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके। जी हेमलता जी आप कुछ पूछ रही थी। मैं वो अर्थराइटिस के लिए पूछ रही थी, अर्थराइटिस वालों को कौन सा तेल अच्छा रहता है मसाज करने के लिए? उसमें ऐसा है ना कि आपको कौन सा अर्थराइटिस है। जैसे रियूमेटाइड अर्थराइटिस है यदि, आम बात जो हम बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि थोड़ा फीवर भी रहता है अंदर, और संधियों में भी थोड़ी गरम लगता है। जैसे कोई भी जॉइंट को हम हाथ लगाएंगे ना तो थोड़ा गरम लगता है, प्लस सुबह उठने पे बहुत अकड़न लगता है ऐसे लोगों को। तो उनके लिए थोड़ा तीक्ष्ण तेल होना चाहिए, जैसे सेंधवादी तेल वगैरह यूज कर सकते हैं। या नॉर्मल यदि कोई संधि का दर्द है, जो एक नॉर्मल संधिवात बोलते हैं हम, तो और घिसने जैसा प्रॉब्लम है कि जैसे एज रिलेटेड हमको लग रहा है कि ये घिस रहा है जॉइंट,
या आवाज आ रहा है हमको बहुत ज्यादा, या उसमें हमको ऐसे आलस वगैरह या सुबह स्टिफनेस जो होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, ये नहीं मिल रहा है, कोई फीवर का लक्षण नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर आता है, पर आपको ऐसा लगता है कि अंदर से गरम गरम लगने लगता है, तो ऐसा कोई लक्षण यदि नहीं है तो शीरबला तेल बहुत अच्छा है। वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उसको गर्म करके लगाएंगे तो शीरबला तेल बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है, पोषण मिलता है संधियों में, और दर्द में काफी आराम मिलता है। बाकी आयुर्वेद में मेडिसिन बहुत अच्छा आता है, गुग्गुल मेडिसिन हम लोग वात के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से यदि लेंगे ना, थोड़े दिन लेने से, 15-20 दिन, 1 महीना लेने से ये दर्द कम हो जाता है, आसानी से कम हो जाता है। क्या मैं भी ले सकती हूँ कंधे के दर्द के लिए गूगल मेडिसिन? आप ले सकते हैं आंटी, आप कोई भी, आपका कोई भी नजदीक का कोई आयुर्वेदिक कोई हो ना डॉक्टर, तो आप अच्छे से दिखा के आप लेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा ये सब चीजों से। आप जैसे परेशान है ना अभी, तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा। हाँ, दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है कंधों में। हम्म। और एलोपैथी जितने दिन खाओ ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर वही वही हाल हो जाते हैं। जी जी जी। जी, कोई और प्रश्न पूछना चाहता है? चलिए फिर हम कार्यक्रम के अब अगले चरण में बढ़ते हैं। मैं ज्योति अध्यक्षा ज्योति जी पाराशर को अपने 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। जी, तो आदरणीय सभी को मेरा सादर वंदे, अभिनंदन। आदरणीय अखिल भारतीय महिला महासभा अध्यक्षा श्रीमती सरिता दी को सादर वंदन, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बहनों को मेरा सादर वंदे, अभिनंदन। परिवार एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ आयुर्वेद को जोड़कर आदरणीय भारती पगारे दी ने सोने में सुहागे का कार्य किया है। तो आदरणीय भारती पगारे दीदी का स्वागत वंदन, अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने इतना सुंदर योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम को तैयार किया है। परिवार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आदरणीय डॉक्टर स्वाति जी बर्वे आज हम सभी के समक्ष उपस्थित हुई। हमें विभिन्न जानकारी से उन्होंने अवगत कराया। आदरणीय हेमलता जी भारद्वाज द्वारा योग की इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को मिली, मतलब उनके सहयोग से। आदरणीय डॉक्टर स्वाति जी बर्वे एवं आदरणीय हेमलता जी भारद्वाज जी का पुनः स्वागत वंदन, अभिनंदन। और स्वाति जी बर्वे जी ने बहुत अच्छी, मतलब इतनी आयुर्वेद के विषय में धारा प्रवाह बोलकर हम सबको बहुत सारी जानकारियां दी। इसके लिए तो मैं मतलब बहुत खुश हो गई कि हमारे बीच में इतनी अच्छी वक्ता और इतनी अच्छी डॉक्टर हम सबको मिली, है ना, जिन्होंने कि मतलब किसी भी तरह की कोई चीज नहीं छोड़ी। हर विषय पे उन्होंने बहुत कम समय में इतना सारा खजाना हमारे लोग के लिए लेके आई। बहुत मतलब तारीफ के लायक काम है। मतलब इतनी कम उम्र में मतलब इतना ज्यादा अनुभव होना बहुत बड़ी बात है, जो सबके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात लगी। और मैं क्या तारीफ करूं, बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ पूरा प्रोग्राम सुनकर। और ऐसा लगता है कि आप कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वाति जी बर्वे को निसंकोच फोन लगा सकती हूँ, है ना। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सरिता दी द्वारा तो समय समय पे हम लोग के लिए सब बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करवा दी, सारे विभाग बना दिए। तो विभागों के द्वारा हमको बहुत सारी मतलब अतिथि लेकर के आते हैं और हमको वो जानकारियां बहुत सारी देते हैं, तो बहुत खुशी लगती है। तो इसी विषय पे दी पगारे दी ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसी कविता हो तो बनाना, मैं कुछ लिखती करती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं लिखूंगी। तो आज मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा है कि महासभा का महागठबंधन है इंद्रधनुष के रंगों सा। महासभा का महागठबंधन है इंद्रधनुष के रंगों का, एक रंग है सबसे ऊपर सरिता जी के नाम का, है ना। हमारे बीच में सरिता जी के नाम का एक बहुत बड़ा रंग जो हमको सबको रंगती रहती है, हर विषय, हर उत्सव में, सब में
मतलब जैसे आयुर्वेद भी ले आई, उनमें सब चीज लेके आते हैं, मतलब उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। सरिता जी की अविरल सरिता, सरिता जी की अविरल सरिता नित नित नूतन कार्य करे। नामदेव बहनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर दीदी चुनकर हीरे लाती हैं, समय समय पर दीदी चुनकर हीरे लाती हैं। भिन्न भिन्न जानकारियों का पिटारा उनसे हम तक लाती है। हम नरम नार्मदीय बहनों का यह प्यारा संसार है, हम नरम नार्मदीय बहनों का यह प्यारा संसार है। उसमें आज आयुर्वेद में देखो चमका है एक सितारा, डॉक्टर सविता बर्वे जी के नाम का। बस अब मैं विराम देती हूँ अपनी बात को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत सुंदर बनाई है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया कविता बनाई। जी धन्यवाद। इसलिए मैंने दीदी को बोला था कि दीदी जरूर एक कविता बनाओ और आज के टॉपिक पे ही बनाना है, और उन्हें कितनी सुंदर, इतने कम समय में। बहुत सुंदर, वो तो हमारी कवियत्री है, उज्जैन की शान है। धन्यवाद वंदना भाभी। क्या बात है, कवि सम्मेलन भी रखना पड़ेगा। ठीक है, जी चलिए। स्वाति जी से तो आज हमने बिल्कुल गागर में सागर भर ही लिया है। नहीं, बहुत सुंदर कविता, स्वाति जी ने बहुत अच्छे सब बहुत जानकारी दी। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। नहीं, बहुत मैं बहुत भी धन्यवाद। कर पाई, यदि कुछ नॉलेज है हम और हमारे लोगों के काम आ जाए तो हमको भी उतनी ही खुशी मिलती है। तो मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जी, और अंत में अब मैं हेमलता जी से अनुरोध करूंगी आज के कार्यक्रम का आखिरी चरण आभार प्रदर्शन। जी जी ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस इवेंट में आप सभी अपना समय निकाल कर पधारे, सभी सखियों को अभिवादन करती हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे ही आते रहिए और स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सबके पास ये समस्याओं का समाधान पहुंचे। तो सभी आए, अगली बार और अगला इवेंट लेकर हम आएंगे, तो जरूर से आए। सबको धन्यवाद। सरिता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत अच्छा आज रहा। संचालन किया। जी जी, स्वाति जी ने तो बहुत ही अच्छा आज जानकारी इतनी दी कि वो पेन रुक ही नहीं रही थी, हाथ में सभी रखी मैंने। वही कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं टूटी थी, एक के बाद एक पूरा धारा प्रवाह चल ही रहा था। जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना कक्षा में, तो अपन ऐसा लग रहा था अपन स्टूडेंट हैं, लिखते जा रहे। वो गागर में सागर है, इतनी छोटी उम्र में इतना सारा नॉलेज और ऑन द स्पॉट सब बताना, हर चीज को कवर अप करना बहुत बड़ी बात है। ललिता जी से यही कहा था मैंने, कहा उनको ही बोलने देना, अपने को तो समय मिलेगा तो बोलेंगे, नहीं तो पहले अपन उनसे ही नॉलेज लेना, वो ज्यादा। जी सही बात है। आज एक ऑप्शन था कि समय रहा तो योगा की भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, पर योगा पे हम एक पूरा एक नया इवेंट रखेंगे, तो उसमें पूरी तरह से सारी ही जानकारी हमें मिल सकती है। तो समय समय पे जैसे हम बताते ही रहते हैं। पर अब ये जरूर आज का जी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहे। सबको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का समापन करते हुए सबको नर्मदे हो। नर्मदे। बहुत ललिता जी, बहुत सुंदर संचालन है आपका। जी धन्यवाद। और स्वाति जी तो हम 2-3 बार सुन चुके, बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत सुंदर बोलते हैं आप तो।